नमस्कार, द स्वतंत्र के इस विशेष शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी। आशुतोष जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार हो चुकी है। मेरा सीधा सवाल यह है कि पंजाब सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार के चेहरे में बदलाव हो सकता है या पंजाब सरकार टूट सकती है। क्या दिखाई दे रहा है आशुतोष जी? टूटने की बात तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी बड़ी दूर की कौड़ी है। और जिस तरीके से इस वक्त कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से वो निशाने पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा तो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में दिल्ली की हार के बाद जरूर कहीं ना कहीं एक बेचैनी, एक कोलाहल दिखाई पड़ता है। अब ये कोलाहल किस स्तर पर, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त आम आदमी पार्टी में किसी तरीके की कोई टूट दिखाई पड़ रही है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का फोकस अब दिल्ली से हट के थोड़ा पंजाब की तरफ हो जाए, क्योंकि पंजाब की सरकार पिछले 3 सालों में कोई बहुत अच्छी तरीके से तो चल नहीं रही है। काफी आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जो कुछ फर्स्ट टाइम एमपीज हैं, फर्स्ट टाइम जो मिनिस्टर्स हैं, उनका भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो ऐसे में ये अरविंद केजरीवाल के लिए जरूरी है कि वो आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार की लगाम को थोड़ा कसें और कसने के साथ साथ उसको एक दिशा निर्देश दें। लेकिन टूटने की बात तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मुझे तो, मेरी जानकारी में कम से कम तो नहीं है। आशुतोष जी, टूटने का क्योंकि अभी तो खैर मैंडेट उन्हें बहुत बड़ा मिला था, 92-93 विधायक है उनके पास। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीडिया में, खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया में, इस तरह के कयास भी लगाए गए कि अरविंद केजरीवाल रिप्लेस कर सकते हैं भगवंत मान को। हालांकि ये इस तरीके की कोई संभावना नजर नहीं आती, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये कयास लगे कि वो भगवंत मान को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब पंजाब की सरकार के कामकाज में, उनके प्रशासन में किस तरीके से सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इन सब चीजों में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप का ज्यादा दखल हो, ज्यादा दिशा निर्देश यहां से जाए। तो इन सब नए डेवलपमेंट्स को किस तरह से देखा जाए और पंजाब इसे किस तरह से देखेगा? देखिए, पंजाब के अंदर तो एक दिल्ली की हार के बाद जरूर कहीं ना कहीं कुछ बेचैनी तो है। जहां तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक खुद कुछ एमएलएज भी हैं जो इस बात को लेकर नाराज हैं। पिछले दिनों अमन अरोड़ा का भी एक बयान आया था जिसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन फैला था। कहीं ना कहीं ये हिंट गया कि कहीं क्या भगवंत मान को भी हटाने की कोशिश तो नहीं की जाएगी और उनके जगह किसी नए व्यक्ति को या किसी हिंदू को तो नहीं मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी के साथ ये कहने की कोशिश की कि दरअसल देखिए, जो बात हम कह रहे थे वो बात सच साबित हो रही है। अब तो अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत समझदार नेता है और वो इस तरीके की कोई गलती, इस तरीके की कोई भूल नहीं करेंगे कि यहाँ इससे ये इंप्रेशन जाए कि पंजाब को दिल्ली से चलाने की कोशिश की जा रही है या भगवंत मान की जगह वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती है। अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं या ऐसा अगर करते हैं तो ये न केवल पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगा, बल्कि पंजाब के लिए भी बहुत नुकसानदेह होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, अंकुश की जगह बल्कि ये गाइड करने की कोशिश और करेंगे ताकि पंजाब सरकार का परफॉर्मेंस सुधरे और अब अगले 2 साल के अंदर जो वहां चुनाव होने वाले हैं उसमें आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर हो और वो दोबारा से सत्ता में लौटे। सर, क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा अरविंद केजरीवाल को, उनके काम करने के तरीके को, बहुत से लोग अब राजनीतिक मरसिया अरविंद केजरीवाल का लिख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए इस हार से उभर पाना लगभग नामुमकिन होगा। और एक तरह से आम आदमी पार्टी का भी राजनीतिक मरसिया बहुत लोगों ने, बहुत राजनीतिक विश्लेषकों ने पढ़ दिया है। वर्तमान स्थिति में आम आदमी पार्टी और खास तौर से अरविंद केजरीवाल की भूमिका को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मरसिया पढ़ना तो मुझे नहीं लगता किसी पत्रकार को किसी का मरसिया पढ़ना चाहिए। कोई आदमी चुनाव हार जाए इसका मतलब तो ये नहीं होगा उसकी राजनीतिक करियर खत्म हो गया। अभी देखिए, बहुत सारे लोग थे जो चंद्रबाबू नायडू का मरसिया पढ़ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू तो निपट गए, अब तो उनकी राजनीति तो वापसी नहीं होगी। लेकिन अभी हाल का जो लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो भारी बहुमत से जीत कर आए। और जबकि जगन मोहन रेड्डी, जिनके बारे में लोग कह रहे थे कि उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है, उनकी हालत बहुत खराब हो गई। और आज की तारीख में चंद्रबाबू नायडू न केवल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार भी उनके सहारे चल रही है, क्योंकि उन्होंने आउटसाइड सबको, उन्होंने भी चंद्रबाबू नायडू की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है वो समर्थन दे रखा है अपने सांसदों की मदद से। तो ये कहना कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार गए हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपना चुनाव हार गए हैं,
इसलिए वो अब उनकी राजनीति खत्म हो गई। मुझे लगता है बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है और इसका कोई अर्थ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ बहुत है, वो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल की वापसी एक उस मसीहा के तौर पर होएगी जिसकी वजह से देश के अंदर उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उनको प्रधानमंत्री के एक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाने लगा। नरेंद्र मोदी के बाद वो देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनके नाम का शुमार होने लगा। एक जमाना वो भी था जब राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय थे और तब यह माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती है। तो वो माहौल तो अब नहीं रहेगा उनको लेकर, क्योंकि उनकी छवि को काफी धक्का लगा है और उनकी जो मसीहा की छवि थी उसको भी नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री के निवास पर पैसे खर्च किए गए, जिस तरीके से शराब घोटाले का कच्चा चिट्ठा सामने आया और जिस वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा, तो ये वो कारण है जिसकी वजह से उनकी वापसी एक मसीहा के तौर पर नहीं होगी, लेकिन एक नेता के तौर पर, आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर तो जरूर उनकी वापसी हो सकती है। आज नहीं, 5 साल बाद नहीं, 10 साल बाद वो हमेशा रेलिवेंट बने रहे। और ये मत भूलिएगा, बहुत सारे लोग ये भूल जाते हैं कि आम आदमी पार्टी की सिर्फ दिल्ली में सरकार गई है, पंजाब में अभी भी फुल फ्लेजेड उनकी सरकार है, जहां पूरा तंत्र उनके हाथ में होगा या उनकी पार्टी के हाथ में होगा। दिल्ली के अंदर भी उनके पास तकरीबन 43.56% का वोट है, जो बहुत बड़ा वोट बैंक है। 22 एमएलए उनके साथ है और एमसीडी में उनकी सरकार है। साथ ही साथ गुजरात के अंदर भी उनके उनके करीब 10 से 12% का वोट शेयर है। गोवा के अंदर भी उनका वोट शेयर करीब 7% के आसपास है। तो वो एक मजबूत नेता है, उनकी पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है, इसलिए उनको राइट ऑफ करना मुझे लगता है बेवकूफी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। सर, एक चीज ये देखने में आई कि जैसे ही दिल्ली का नतीजा आया, अरविंद केजरीवाल हालांकि मीडिया के सामने नहीं आए, लेकिन बहुत सक्रिय दिखाई दिए। पहले उन्होंने अपने जीते हुए विधायकों को बुलाया, उनके साथ बैठक की। फिर उन्होंने अपने हारे हुए सब उम्मीदवारों को बुलाया, उनके साथ बैठक की। और उसके अगले दिन उन्होंने पंजाब के सारे विधायकों को दिल्ली बुला लिया और उनके साथ भी बैठक की। 10, 15, 20 मिनट के करीब वो बैठक चली। तो इन सब के पीछे कोई पॉलिटिकल संकेत या पॉलिटिकल संदेश भी छिपा हुआ है, या अपनी पार्टी से ये सामान्य रूटीन चर्चा के लिए ये सब किया गया? नहीं, देखिए, ये तो रूटीन चर्चा बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हारने के बाद और खुद अपनी सीट हारने के बाद इसके पहले की अटकलें जोर पकड़े कि अरविंद केजरीवाल कमजोर हो गए हैं और अब वो उनके अंदर पहला जैसा उनका कंट्रोल अपनी पार्टी के ऊपर नहीं रहा है, पंजाब के अंदर उनको इग्नोर किया जाएगा। तो एक संदेश उन्होंने जरूर देने की कोशिश की है कि आई एम द बॉस, मैं ही बॉस हूं पार्टी का, चाहे वो दिल्ली यूनिट का प्रश्न हो, चाहे वो पंजाब यूनिट का प्रश्न हो, चाहे वो गुजरात या गोवा यूनिट का प्रश्न हो। हारने का मतलब ये नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का इकबाल कम हो गया है, या आज भी वो पार्टी का सर्वे सर्वा है और पार्टी उनके ही दिशा निर्देश पर आगे बढ़ेगी, चाहे वो पंजाब की सरकार हो या दिल्ली के अंदर अपोजिशन की भूमिका निभानी हो या एमसीडी में पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना हो। तो ये संदेश सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोगों को नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के बाहर के लोगों को भी संदेश दे रहे हैं। मेरा उसमें थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। मेरा कहना है कि अगर वो एक काम एक आध हफ्ते बाद करते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि पंजाब बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील प्रदेश है और वो वहाँ का एक मिजाज है, वो खास मिजाज ये है कि वो कभी दिल्ली से कंट्रोल होना नहीं चाहता। और ये हमेशा जब कांग्रेस की सरकार होती है तब भी ये दिक्कत पैदा होती है और कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगता है कि वो दिल्ली से पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा इंतजार कर लेते, 2 दिन बाद वो खुद चले जाते पंजाब, वहाँ के लोगों से मिलते, वहाँ का माहौल जानने की कोशिश करते, तो ज्यादा अच्छा होता। बशर्ते इससे कि सारी की सारी कैबिनेट 92 विधायकों को आपने दिल्ली बुला दिया, मुख्यमंत्री को भी बुलाया, तो उससे एक संदेश थोड़ा सा गलत जरूर गया है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो है वो अब पंजाब की यूनिट को अपने इशारों पर नचाएंगे। ये संदेश नहीं जाना चाहिए था। लेकिन सर, पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं और उसके वो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके भी राज्यों के नेताओं के साथ अगर कोई बैठक करनी हो या राज्यों के विधायकों के साथ सेंट्रल लीडरशिप को कोई बैठक करनी हो, मुलाकात करनी हो, तो वो लोग भी दिल्ली आते हैं। बीजेपी और कांग्रेस से ये अपेक्षा नहीं की जाती कि उनके सेंट्रल लीडरशिप राज्यों में जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए यह अपेक्षा ज्यादा करना कि वो राज्यों में जाकर अपने मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे या विधायकों से बात कर सकते थे, ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड नहीं है? देखिए विक्रांत, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है ना कि आप हारने के फौरन बाद, यानी 48 घंटे के अंदर आप ये मीटिंग कर रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं डेस्परेट है
नेता को कभी भी ये मैसेज नहीं देना चाहिए कि वो डेस्परेट हो गया है या उसके हाथ से चीजें फिसल रही हैं। जब आप ये संकेत देते हैं तो आप दरअसल अपनी कमजोरी का एहसास कराते हैं लोगों को। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत चालाकी के साथ और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चालाकी के साथ उनको फंसाने की कोशिश की है। प्रताप सिंह बाजवा ने तो यहां तक कह दिया कि 32 विधायक उनके टच में हैं। जी। हालांकि 32 विधायक से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जब तक 2/3 बहुमत नहीं होगा तब तक पार्टी टूटेगी नहीं और तब तक कुछ होगा नहीं। लेकिन इतना बड़ा दावा कर दिया, उसकी वजह से पूरे पंजाब के अंदर सनसनी फैल गई कि, और साथ साथ बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि अरविंद केजरीवाल तो अब बिना कुर्सी के रह नहीं सकते हैं, दिल्ली में हारे हैं, वो पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये जो दो अटकलें निकली या जो दो अफवाहें फैली, इससे पार्टी को फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। जी। आप लोगों ने भगवंत मान से सवाल पूछना शुरू कर दिया, क्या पार्टी टूट रही है, क्या आपको हटाया जा रहा है, क्या विधायक आपसे विद्रोह कर रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो डिबेट इस पर होनी चाहिए कि अब अरविंद केजरीवाल पंजाब के प्रशासन पर नजर रखेंगे, उसको गाइड करेंगे, उसके उल्टे नेगेटिव प्रचार हो गया, तो उससे फायदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज से 1 हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद अगर वो 92 विधायकों को बुलाते तो किसी को आपत्ति नहीं होती, या बीजेपी कांग्रेस को ये मौका नहीं मिलता, या वो खुद चले जाते पंजाब कि भाई चलो अब तो मैं दिल्ली के बाहर से काफी मुक्त हो गया हूं, हफ्ते महीने 6 महीने जो है मैं देखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है, उनको मैं काम करने का मौका दूंगा, जितने वायदे किए हैं उन वायदों पर खरा अगर नहीं उतरेंगे तो फिर मेरी भूमिका शुरू हो जाएगी। और इस दौरान मैं पंजाब में और उसी साथ तो गोवा भी चले जाते, गुजरात भी चले जाते, तो एक मैसेज जाता है कि चलिए वो सब जगह बराबर ध्यान रख रहे हैं, आप ज्यादा वक्त पार्टी के डेवलपमेंट में देंगे। तो इसलिए मैंने कहा टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी कांग्रेस को कतई ये मौका नहीं देना चाहिए था कि उनको पार्टी के खिलाफ कुछ नेगेटिव कैंपेन करने का मौका मिले, या भगवंत सिंह मान से ये सवाल भी पूछा जाए कि क्या आपको हटाया जा रहा है, या पार्टी में कोई रिफ्ट है, या विधायक कहीं आपके खिलाफ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। और अमन अरोड़ा को भी इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए जिससे ये लगे कि किसी हिंदू को वहां मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश चल रही है। जी सर, एक चीज मैं आशुतोष जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं, बड़े शीर्ष नेतृत्व हो, वो सभी जेल जा चुके हैं, तिहाड़ जेल से वो लोग वापिस आए। क्या अब इनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा के मामले बढ़ने की भी आशंका दिखाई दे रही है? क्योंकि जीतने के बाद जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन था उसमें भी कमोबेश थोड़ा इशारा इस तरफ हुआ था। अभी इसके बारे में क्या कहा जाए विक्रांत, मतलब आप मुझसे बेहतर इसको समझते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करना। जी सर, इस मामले में क्योंकि इसलिए कहा जा रहा है कि सीएजी, बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि सीएजी की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो पेंडिंग है, जिनको हम तुरंत विधानसभा में रखेंगे और किसी भी भ्रष्टाचार के मामले को नहीं छेड़ा जाएगा। अमानतुल्लाह को देखिए कि वो 2 दिन से कहा जा रहा है कि पुलिस से बच रहे हैं, हालांकि आज उनकी तरफ से सफाई आई कि नहीं बच रहे हैं। तो ये जो टसल हम देखते थे पहले जब इनकी सरकार थी, अब सरकार नहीं है, विपक्ष में आ गए हैं, बिल्कुल कमजोर भी हुए हैं, 22 पर आ गए हैं, तो क्या अभी भी दिल्ली में इस तरह की राजनीतिक टसल दिखाई देगी? राजनीतिक कम जो पॉलिटिकल केसेस जो बनेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर ये कोशिश होगी कि अरविंद केजरीवाल को खाली न बैठने दिया जाए, उनको मुकदमों में फंसाए रखा जाए। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से विजय के मौके पर जो बोला है, मैंने तो कम से कम अभी तक नहीं सुना कि कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से बोले। वो एक तरीके से पहले ही दिन ये संदेश दे रहे हैं कि आपके खिलाफ बहुत ज्यादा केसेस हैं और इन केसों में किसी तरीके की, इन मामलों में किसी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं वो, और ये वार्निंग पार्टी के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के लिए भी उचित संकेत, मतलब सही संकेत नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा अरविंद केजरीवाल पर भी हमारे ख्याल से करीब 2 दर्जन से ज्यादा केसेस हैं, और उसमें से जो लिकर स्कैम वाला मामला है जिसमें वो 6 महीने तक जेल में रहे, वो बहुत गंभीर मसला है। उसमें भी अभी उनको सिर्फ इंटरिम बेल मिली, उनको पूरी तरीके से बेल भी नहीं मिली हुई है। और उसमें भी जो शर्तें लगी थी वो बहुत स्ट्रिंजेंट शर्तें थी कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, वो फाइलों पे साइन नहीं कर सकते हैं। तो जब तक उनको रेगुलर बेल नहीं मिलती है,
या इस दौरान उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है जब तक वो रद्द नहीं होती है तब तक जी गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर अटकी रहेगी। और अगर मान लीजिए सीएजी में कोई नुक्स अगर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं अगर उन्होंने कुछ निकाल लिया और फिर कोई फ्रेश एफआईआर दर्ज कर ली तो उनकी गिरफ्तारी का संकट बना रहेगा लगातार। इसलिए चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विजय नायर हो, या फिर अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो, इन यहाँ तक कि दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज भी अब उस पचड़े में पड़ सकते हैं, क्योंकि जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से चाहे वो जल बोर्ड का मसला हो या फिर अलग अलग मंत्रालयों की फाइलों को खंगाला जा रहा है और उसमें ये खोजने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिसके आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया जा सके, तो दिक्कत हो सकती है। और अगर वो जेल गए और कहीं लंबे समय तक अगर जेल चले गए या इस दौरान अगर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अगर कोर्ट में फास्ट ट्रैक लगा के अगर कोर्ट से अगर वो कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट हो जाएगा ये। जी सर, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने आम आदमी पार्टी को बाहर से भी बहुत अच्छे से देखा और जिस तरीके से आपने बाहर से उसे कवर किया, देखा, शायद ही किसी ने देखा होगा, और अंदर से भी आपने उस पार्टी को देखा, आप उसके पूर्व नेता भी रहे। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की इस बार की जो ये हार हुई है, इसके अगर सबसे बड़े कारण की बात की जाए तो वो आम आदमी पार्टी का कामकाज, दिल्ली की स्थिति, या फिर अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत छवि में जिस तरीके के बदलाव का परसेप्शन बना। अब वो परसेप्शन था या रियलिटी था, इस पर भी चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन क्या सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं सर इस पूरे अचानक से 10 साल जिस दिल्ली ने इतना बड़ा मैंडेट अरविंद केजरीवाल को दिया, 10 साल के बाद उसी दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल को भी विधायक लायक नहीं छोड़ा, विधायक की सीट पर भी नहीं जिताया? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये कि खुद अरविंद केजरीवाल का अपना आभा मंडल बहुत कमजोर हुआ है। उनकी जो एक करिश्माई नेता की जो छवि थी वो शीशा कहीं ना कहीं चटका है और काफी मजबूती के साथ चिटका है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी तो उस वक्त भी उनके पक्ष में कोई सिंपैथी दिखाई नहीं पड़ी, कोई सहानुभूति दिखाई नहीं पड़ी। तो इतना बड़ा नेता जो ये कह रहा होगा कि उनको जानबूझ के केसेस में फंसाया गया है और उनको अगर कहीं सिंपैथी ना मिले और राजनीतिक तौर पर उसका फायदा ना मिले तो इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि या तो जो आरोप लगे उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, उन आरोपों को जनता ने सही मान लिया या फिर लोगों का मोहभंग उनसे हो गया है। मुझे लगता है इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन उनके साथ हुआ है। समाज का एक बड़ा तबका ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल बड़े ईमानदार हैं, लेकिन साथ ही साथ एक तबका वो भी है जो ये मानने लगा है कि अब उनकी ईमानदारी जो है वो संदेह से परे नहीं है और इस वजह से लोगों का मोहभंग उनसे हुआ है। अभी आप सीएसडीएस का सर्वे अगर आप देखिए तो जो लोग अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते थे उनकी संख्या 37% है और आम आदमी पार्टी को मिला है 43.56%। यानी पार्टी को ज्यादा वोट मिला है अरविंद केजरीवाल के सामने चाहने वाले। हाँ, पहले इसका उल्टा होता था। पहले अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता ज्यादा होती थी और आम आदमी पार्टी उनसे कम लोकप्रिय थी। तो ये जो उल्टा हुआ है ये इस ओर इशारा करता है कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है। अब लोग उनको उस तरीके से नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। और इसका और दूसरी बात एक और है कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलकर पूरा एक ट्रैप, एक चक्रव्यूह उनके इर्द गिर्द रचा। चाहे उनकी फाइलें रोकने का काम हो, चाहे उनकी जन कल्याण योजनाओं को डिले करने का काम हो, चाहे लगातार उनके नेताओं मंत्रियों के खिलाफ तीखे बयानबाजी का मौका हो, या फिर आनन फानन में हर चीज पे इंक्वायरी ऑर्डर करने की बात हो। अब जो शराब नीति पे जो जांच चल रही है उसकी शुरुआत तो विनय कुमार सक्सेना ने की थी। जब वो आए थे उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से फाइलें मंगवाई, खुद चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मंगाई और उसके आधार पर उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। तो फिर जो पानी और सड़क की समस्या है उसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो झगड़ा था कि सड़कें बनने के लिए जिस तरीके से काम होना चाहिए उसमें भी अड़ंगे लगाए गए, सीवर के मामले में अड़ंगे लगाए गए, फिर उनको जेल भेजा गया। तो चारों तरफ से फिर चुनाव के दौरान आपने देखा
किस तरीके से परवेज वर्मा खुलेआम पैसे बांट रहे थे, जूते बांट रहे थे, लोगों को नौकरियां दे रहे थे। इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठा हुआ था। आम आदमी पार्टी के लोग जब कंप्लेन कर रहे थे तो उल्टे इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही थी, इनके लोगों को उठाया जा रहा था और बिना किसी गिरफ्तारी के उनको थानों में रखा जा रहा था। तो एक तरीके से पूरा चक्रव्यूह रचा गया और चारों तरफ से घेर के, अच्छा शब्द तो नहीं है लेकिन वो पुराने जमाने में कहते थे ना, राजा महाराजाओं ने आखेट किया। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का एक चतुर शिकारी की तरीके से आखेट किया गया है। लेकिन यह आखेट इसलिए संभव हो पाया क्योंकि उनकी अपनी छवि को बहुत नुकसान पहुंचा था। अगर छवि को नुकसान नहीं पहुंचता तो केंद्र सरकार कितनी भी कोशिश करती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्योंकि 2015 में भी कोशिश हुई थी, 2020 में भी कोशिश हुई थी, 2025 में ज्यादा कोशिश हुई विनय कुमार सक्सेना के आने के बाद, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए क्योंकि लोगों का यकीन उनसे डिगने लगा था, लोगों का उनसे मोहभंग होने लगा था। सर एक चीज, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले जब उनसे इंटरव्यू वगैरह हो रहे थे तो उन्होंने कई इंटरव्यू में बोला कि जो पुराने साथी हैं जैसे योगेंद्र यादव हैं, प्रशांत भूषण है, तमाम लोगों के नाम लेकर के कहा गया और ये कहा गया कि अगर कोई पार्टी में दोबारा आता है या दोबारा जुड़ता है तो मुझे तो खुशी होगी। तो अब क्योंकि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के बहुत मजबूत समय चल रहा था, मजबूत समय में कई बार आदमी अपने दोस्तों को, शुभचिंतकों को नहीं पहचान पाते। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस समय आंदोलन के बाद बनी थी एक राजनीतिक पार्टी, जिस तरह के लोग उसके साथ जुड़े थे, अब आम आदमी पार्टी का क्लेवर शायद बदल गया है, तो क्या पुराने लोगों के जुड़ने का या उनके साथ जाने की किसी तरह की कोई संभावना दिखाई देती है? देखिए, बाकी लोग तो अपने अपने बारे में बोलेंगे, उनकी क्या संभावना है क्या संभावना नहीं है। मैं अपने बारे में बहुत स्पष्ट हूं। हाँ, आपके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है सर। हाँ। अगर आप मेरी तरफ इशारा कर रहे हैं, अब वो चैप्टर हाँ। क्लोज हो गया है, वो किताब बंद हो गई है। अब उस किताब को दोबारा मतलब वो जैसे कहते हैं ना, कोई किताब आप पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसको आपने अपने बुक रैक में लगा दिया और फिर कुछ समय के बाद आप उसको झाड़ते फूसते हैं, उसमें से गंद जो उसमें वो चीजें होती हैं वो निकलती हैं। अब वो किताब मैंने परमानेंटली बुक रैक में जमा कर दी है, अब उसको उठा के पढ़ने का कोई मेरे पास कोई कारण नहीं। बाकी योगेंद्र जी, प्रशांत भूषण जी और लोगों, वो उनसे अगर आप पूछेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पुराने लोग अब वापस आएंगे। ऐसा मेरा अप्रीहेंशन है, ऐसा मैं उनकी लोगों की बातचीत से मुझे ऐसा लगता है कि अब वो लोग अब शायद वापस आना पसंद ना करें। अरविंद अगर उनको बुलाना भी चाहें तो भी शायद वो लोग नहीं आएंगे। सर उनके मैंने योगेंद्र जी के भी, प्रशांत जी के भी और इनफैक्ट आपके भी कई आर्टिकल पढ़े इस जो नतीजा आया उसके बाद, तो उसमें वही लग रहा है कि योगेंद्र जी भी ये कहना चाहते हैं कि जिस समय वो बातें बताई गई थी उस समय ही अगर पार्टी ठीक लाइन पर आगे बढ़ती तो शायद ये नहीं आता। आपका मुझे एक याद आ रहा है सर, अचानक याद आया ये बात करते हुए, आपने हालांकि कहा कि बुक शेल्फ में रख दिया गया है। आप शायद अकेले नेता थे आम आदमी पार्टी के, पूर्व नेता, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने शायद ट्वीट भी किया था कि मैं उनको जाने नहीं दूंगा। तो आपको लेकर के वो आपके जाने के बाद भी बहुत सॉफ्ट थे। शायद ये किसी और नेता के लिए अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया मेरे ख्याल से, जहां तक मैं क्योंकि उस समय बहुत कवर कर रहा था, मुझे याद नहीं है कि किसी और नेता के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया हो कि उनको मैं जाने नहीं दूंगा। अब देखिए, ये तो अरविंद का बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे छोड़ने के बाद भी कोई तलखी नहीं दिखाई और उन्होंने, बल्कि जहां तक मुझे याद पड़ा कि 7 जन्मों में भी अब नहीं छोड़ेंगे आपको। तो बहुत बड़ी बात कुछ इसी तरह का था जी। जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे बारे में इस तरीके से बात करते थे और मैंने भी कभी उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जिसमें लोग व्यक्तिगत टिप्पणियां करते थे। पत्रकार के तौर पे मेरा काम है, अगर आम आदमी पार्टी अच्छा करती तो उसकी तारीफ करना, अगर बुरा करती है तो उसकी आलोचना करना। अरविंद केजरीवाल अगर अच्छा करते थे तो मैं हमेशा कहता था कि नहीं, ठीक काम किया। अगर आज चुनाव हारे हैं तो इसका विश्लेषण करना मेरा काम है, तो वो मेरा अधिकार है। लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि जिन भी अपने मित्रों से मैं बिछड़ूं या जिनसे मेरी दोस्ती न बनी रहे, तो कभी उन पर कोई व्यक्तिगत हमले ना करूं, ना उनके ऊपर, ना उनके परिवार के ऊपर और ना ही उनके ऊपर। बहुत सारे लोगों ने जब अरविंद जी जेल चले गए तो सुनीता जी जब राजनीति में आई तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछने की कोशिश, मैंने कहा नहीं, मैं सुनीता जी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, अगर कल वो राजनीति में पूरी तरीके से आती हैं, चुनाव लड़ती हैं, मुख्यमंत्री बनती है, मंत्री बनती है, किसी भी कैपेसिटी में आती है, तब ये मेरा कर्तव्य भी होगा कि मैं उनके
काम की वजह से उनकी आलोचना करूं या उनकी तारीफ करूं। अभी वो अपने पति के डिफेंस में है और हर पत्नी को अपने पति की रक्षा करने का अधिकार है, उनके डिफेंस में आने का उनका अधिकार है, और वो उस काम को कर रही हैं। जब वो राजनीति में आएंगे तब अलग सवाल होगा। तो मैंने भी वो टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मेरा स्वभाव उस तरीके से नहीं है। जहां तक बाकी लोगों के बारे में है, कई बार मैंने कुछ लोगों से कहा कि आप क्यों टिप्पणियां करते हैं, ये उचित नहीं है, भाषा का संयम बरता जाना चाहिए। अब खैर, ये हर आदमी की अपनी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं, तो मैं तो किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर अरविंद जी को अभी भी मैं एक बड़ा नेता के तौर पे मानता हूं, और वो वाकई में बहुत बड़े नेता हैं, उनके अंदर बहुत काबिलियत है, राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, और भारत की राजनीति को काफी हद तक उन्होंने प्रभावित भी किया है। आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू बी वेरी हैप्पी अगर दोबारा अपनी आभा को वापस ले आ पाते हैं और आम आदमी पार्टी को 2013-2015 के मोड में लाने में कामयाब होते हैं। तो सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बात इस मसले पर हुई अभी, कि आपको जिन कारणों को लेकर आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी थी, आज जो स्थिति बनी है, क्या आपको लगता है कि आपने एकदम सही कारणों के कारण पार्टी छोड़ी थी, और आपको लगता है कि उस समय ईश्वर ने आपसे वो सही फैसला करवाया था? अब वो रात गई बात गई, अब उसमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं पंडित की तरीके से कहूं, नहीं देखिए जी, मैंने तो जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही साबित हुई, वो उचित नहीं होगा। नहीं, उस समय नहीं, केवल मैं इतना जानना चाह रहा हूं, उस समय कुछ कारण रहे होंगे सर आपके दिमाग में कि किस कारण से आप छोड़ रहे हैं, और आज जो स्थिति हुई है, क्या आपको लगता है कि वो कारण एकदम सही थे? कई बार आदमी को अपने फैसले पर रिग्रेट रहता है कि मैंने गलत कारणों के कारण फैसला ले लिया। क्या आपको वो कारण एकदम सही नजर आते हैं? देखिए, ना तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते समय मुझे किसी तरीके का कोई अफसोस हुआ, ना आम आदमी पार्टी छोड़ने का मुझे कोई अफसोस हुआ। जिंदगी में ये चलता रहता है, आप कभी कुछ फैसले करते हैं तो पूरी शिरकत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ फैसला करना। मैंने पूरी हिम्मत के साथ सोच समझ के फैसला किया था, तो मुझे राजनीति में जाने का अफसोस भी नहीं है और राजनीति छोड़ने का भी मुझे कोई अफसोस नहीं है। जहां तक मैंने क्यों छोड़ा, मुझे लगता है इस पचड़े में अब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे कभी चर्चा हो सकती है, लेकिन बुनियादी कारण यह था कि मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि राजनीति शायद मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे मेरा बसेरा राजनीति में नहीं है। मैं स्वभावतः पत्रकार हूं, मुंहफट हूं, थोड़ा टेम्परामेंटल हूं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। राजनीति में ये सब चीजें चलती नहीं है। राजनीति में आदमी को अपनी चमड़ी बहुत मोटी रखनी पड़ती। गैंडे की तरीके से अगर आपकी चमड़ी मोटी नहीं है तो आप राजनीति में सरवाइव नहीं कर सकते। मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसके लिए चमड़ी बहुत पतली थी, हर छोटी सी बात को लगता था अरे ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो मैंने खुद रियलाइज किया कि नहीं, अब हो गया, 4.5 साल राजनीति में हो गया, अब चलते हैं, अपने घर में वापस लौटते हैं। और जब मैं वापस भी लौट रहा था तब भी मुझे इस बात का पूरा एहसास था। मैंने सोच समझ के फैसला किया था। अपने घर वालों से, अपनी पत्नी से बातचीत करके मैंने फैसला किया था, और मैंने ये कहा था कि देखो, राजनीति से लौटने के बाद पत्रकार के तौर पर लोग मुझे अब स्वीकार शायद ना करें। ओ, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। हाँ, लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल, स्वीकार ना करें। तो हो सकता है मेरे आने वाले दिन बहुत ही अंधेरे में गुजरे, एक एनोनिमस सी, एक अज्ञात सी जिंदगी में जीऊं। लेकिन अब मेरा मन वहां नहीं लग रहा है, मुझे मन की शांति चाहिए। तो मैंने फिर अपने आप को कर लिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे परिवार वालों ने, मेरे घर वालों ने, मेरी वाइफ ने मेरे पहले वाले फैसले का भी सम्मान किया और दूसरे वाले फैसले का भी सम्मान किया। और आपको देखने सुनने वालों ने भी उस फैसले का सम्मान किया है सर? पता नहीं, ये तो लोग समझेंगे, क्योंकि जब आप संपादक के पद पर होते हैं, एक चैनल चला रहे होते हैं, तो बहुत सारी व्यवस्था आपके साथ होती है। अचानक आप एक फैसला करके आप राजनीति में चले जाते हैं, वो व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। फिर राजनीति में आप अच्छा करते रहते हैं, फिर आप वो भी छोड़ देते हैं। तो अब क्या कहा जाए, पागलपन या अच्छा है, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मुझे अरविंद से कोई शिकायत नहीं है, और बस ये जरूर है कि जिन उद्देश्यों को लेकर आए थे, अगर उस पर चले होते तो शायद हिंदुस्तान की तकदीर कुछ और होती। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, आपने समय निकाला द स्वतंत्र के लिए। और जो आपने कहा कि कुछ चर्चा कभी और किसी और समय भी करेंगे, तो निश्चित तौर पर वो सब चीजें भी लोग जरूर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
बहुत दास बहुत स्वतंत्र के शुक्रिया दर्शकों से जी, दास स्वतंत्र के दर्शकों से अनुरोध है कि हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।